हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अशोक। फ्रेंड्स, आज हम बीआरबीएल के मॉड्यूल डी में चैप्टर नंबर 31 का पार्ट 1 कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर है आपका ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। मॉर्गेज क्या होता है, मॉर्गेज के टाइप क्या होते हैं, ये सब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत ही डिसाइड होता है। इंट्रोडक्शन में बात करें तो एज पर सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 5 के हिसाब से ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स एन एक्ट बाई विच अ लिविंग पर्सन conveys property in present or in future to one or more other living person or to himself and one or more other living person। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? आप अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे के नाम ट्रांसफ़र कर देते हैं। सिंपल से टर्म में कोई जिंदा व्यक्ति किसी दूसरे जिंदा व्यक्ति को अभी वर्तमान में या भविष्य में अपनी प्रॉपर्टी दे दे, ट्रांसफ़र कर दे, तो उसे ही ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी कहते हैं। ज़्यादा कहानी में नहीं जाना है। लिविंग पर्सन में कंपनी और एनी एसोसिएशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि केवल पर्सन ही हो, कंपनी को भी जो है यहाँ लिविंग पर्सन में इंक्लूड कर लिया जाता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत। एवरी पर्सन कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड इंटाइटल टू ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी इज कंपिटेंट टू ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी। तो हर वो व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंपिटेंट है, ठीक है, और ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी के लिए इंटाइटल्ड है, ठीक है, कि वो जो है मतलब ट्रांसफ़र की गई प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है, तो वो कॉम्पिटेंट होता है ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी के लिए। कहने मतलब हर वो व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए वैलिड है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकता है। ऐसा सेक्शन 7 कहता है किसका? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 है ना, ठीक है। चलिए, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब समझा हमने। सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? सेक्शन 54 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डिफाइंस सेल एज सेल इज अ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज फॉर प्राइस पेड और प्रॉमिस्ड और पार्ट पेड और पार्ट प्रॉमिस्ड, ठीक है। तो सेल मतलब होता है, सेल का मतलब होता है बिक्री करना, बिक्री करने का मतलब होता है मालिकाना हक का ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज, किसके बदले में? कोई ना कोई पैसा आपको दिया जाएगा, कोई प्राइस आप लेंगे, या कोई वादा किया जाएगा कि भविष्य में हम तुमको जो है दे देंगे, या कुछ पार्ट दे दिया जाएगा, कुछ भविष्य में दिया जाएगा, है ना। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप होता है, पैसे के बदले में प्रॉपर्टी की ओनरशिप को ट्रांसफ़र करना सेल कहते हैं। द सेल ऑफ टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो हिल ना सके अपनी जगह से, जैसे ज़मीन जायदाद वगैरह और घर हो गया, ये सारी चीज़ें। टेंजिबल जिसे छुआ जा सके। तो सेल ऑफ टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर ए कंसिडरेशन एक्सीडिंग 100 कैन ओनली बी मेड बाई अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। तो अगर आपको 100 रुपये से ज़्यादा मिलने वाले हैं किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने पर, तो उसके लिए किसी न किसी रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ओरली नहीं किया जा सकता है। डिलीवरी ऑफ टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी टेक प्लेस व्हेन सेलर प्लेसेस द बायर इन पोजेसन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने सेल कर दी, उसके बाद उसकी डिलीवरी जो है तब होती है जब सेलर क्या करता है, बायर को उस प्रॉपर्टी के पोजेसन दे देता है, पोजेसन सौंप देता है। आपने एक घर खरीदा, या मान लो ए और बी लोग हैं दो, ठीक है, ए ने अपना घर बी को बेच दिया, किसको? बी को बेच दिया। तो ये हो गई सेल, बदले में बी ने कुछ सर्टेन अमाउंट 10 लाख 20 लाख दिया होगा। अब जब ए ने अपना घर बेच दिया तो क्या होगा? वो बी को अपने घर में, जो उसने घर बेचा, उस घर का पोजेसन जिस दिन दे देगा तो उसे डिलीवरी बोल देते हैं। उसे क्या बोलते हैं? डिलीवरी बोल देते हैं। मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की अब हम बात करेंगे। मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बैंकिंग में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला टर्म है, और अमूमन आप अगर बीआरबीएल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट करिए कि यू कैन एक्सपेक्ट कि क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तक आप एकदम आराम से इस लेक्चर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि इवन अगर आप प्रमोशन के एग्जाम में बैठ रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन आप एकदम लिख के ले लीजिए, क्योंकि मॉर्गेज हॉट टॉपिक है। ओके, इट्स अ हॉट टॉपिक, बिलीव मी। तो मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की अगर बात करें, अ मॉर्गेज इज द ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी टू सिक्योर द पेमेंट ऑफ मनी गिवन बाई वे ऑफ लोन or to secure the performance of an engagement which may rise to a pecuniary या monetary liability। मॉर्गेज क्या होता है? जब भी आप बैंक से कोई लोन लेते हैं, उसके बदले में अगर आप जो है अपने घर को बंधक रख देते हैं, तो उसे ही मॉर्गेज कहा जाता है। क्लियर? वही बात यहाँ लिखी हुई। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आप अपने हितों का ट्रांसफ़र बैंक के नाम कर देते हैं किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का, ताकि जो मनी आपने जो है लोन के तौर पर ली हुई है उसकी पेमेंट को सिक्योर किया जा सके, ठीक है। या कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें परफॉर्मेंस के बेसिस पर जो है पेमेंट होनी है, तो वहाँ पर मॉनेटरी लाइबिलिटी अराइज होती है, तो उसको सिक्योर करने के लिए भी हम
मॉर्गेज कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई मॉनेटरी लाइबिलिटी की जो परफॉर्मेंस है उसको सिक्योर करने के लिए, या कोई लोन आपने लिया है उसको सिक्योर करने के लिए आप जो है अपनी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको बंधक रख देते हैं। ट्रांसफरर यानी कि कस्टमर जिसे बोलते हैं फ्रेंड, ट्रांसफरर को मॉर्टगेजर कहा जाता है। ओके, यहाँ पर भी OR लगा है, यहाँ पर भी OR लगा है, तो ये कस्टमर होता है। ठीक है, ट्रांसफरर को मॉर्टगेजर कहते हैं, ट्रांसफरी को मॉर्टगेजी कहते हैं। ये बैंक है, कौन है? बैंक। ओके, तो अगर ट्रांसफरी कहा जाए तो बैंक समझिए, ट्रांसफरर कहा जाए तो कस्टमर समझिए, मॉर्टगेजर कहा जाए तो भी कस्टमर हुआ, और मॉर्टगेजी कहा जाए तो बैंक हो जाता है। प्रिंसिपल मनी प्लस इंटरेस्ट सिक्योर्ड इज कॉल्ड मॉर्टगेज मनी। जो पैसा आपने लोन लिया 10 लाख प्लस उस पर 2 लाख का ब्याज बनेगा, तो ये जो 12 लाख रुपए आपने सिक्योर करा हुआ है इसे मॉर्टगेज मनी कहा जाता है। द इंस्ट्रूमेंट बाई व्हिच ट्रांसफर इज अफेक्टेड, जिस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से आप इस ट्रांसफ़र को, ओनरशिप को ट्रांसफ़र करते हैं या फिर मॉर्टगेज करवाते हैं, उसे मॉर्टगेज डीड कहा जाता है एज पर सेक्शन 58A। सेक्शन 58A किसके बारे में बताता है? मॉर्टगेज डीड के बारे में बताता है। अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मे बी मेड विदाउट राइटिंग इन एवरी केस इन विच राइटिंग इज नॉट एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड बाई लॉ। अगर लॉ के हिसाब से राइटिंग में प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र जरूरी नहीं है तो उस केस में आप जो है ओरली भी ये सब कर सकते हैं, लेकिन जनरली ऐसा है नहीं। ज़्यादातर जगहों पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, राइटिंग में करना पड़ता है, ओरल नहीं चलता। हु कैन बी मॉर्टगेजर, कौन मॉर्टगेजर हो सकता है? ओके, तो यहाँ पर देखिए, एन एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी का मालिक है वो मॉर्टगेजर हो सकता है। मॉर्टगेजर का मतलब मैंने आपको कस्टमर बताया था ना। ट्रांसफरर या मॉर्टगेजर या कस्टमर तीनों एक ही शब्द हैं। ट्रांसफरर, मॉर्टगेजर, कस्टमर तीनों एक ही बात है। तो मॉर्टगेजर कौन हो सकता है? प्रॉपर्टी का जो एब्सोल्यूट ओनर है माय डियर फ्रेंड्स, वो जो है आपका मॉर्टगेजर कहलाता है, यानी जिसका मालिकाना हक है। अब मालिकाना हक कैसे मिल सकता है? ओनरशिप बाय परचेज। हो सकता है आपने प्रॉपर्टी खरीदी हो इसलिए अब आप उसके मालिक हैं। पार्टीशन, घर में बंटवारा हो गया है 2 भाइयों के बीच में, इसलिए आप उसके मालिक बन गए हैं। इनहेरिटेंस, पिताजी से आपको जो है इनहेरिट हो गई है प्रॉपर्टी, इसलिए आप मालिक हो गए हैं। किसी ने आपको गिफ्ट कर दिया है प्रॉपर्टी ही, जैसे अंबानी ने जो है अपने दोस्त को 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है गिफ्ट कर दी है, एक 17-18 माले का मकान गिफ्ट कर दिया है। तो हो सकता है आप कितने किस्मत वाले हों तो वो भी, उस केस में भी आप मालिक हैं। आर बाई लीज, या लीज के केस में भी देखिए, लीज का क्या मतलब होता है? जैसे हम किसी का घर जो है अगर किराए पर लेते हो तो एक तरीके से हम उसे लीज करवा लेते हैं, कह सकते हैं ना कि हमने लीज पर ले रखा है। पर उस केस में ध्यान रखिए, यहाँ आप ओनरशिप नहीं होती है। वेयर ओनली लीज होल्ड राइट्स कैन बी मॉर्टगेज, यहाँ आप मालिक नहीं है, आपने लीज करवाई हुई है, इसलिए लीज होल्ड के राइट्स जो है आप मॉर्टगेज करेंगे, मकान के जो है राइट्स नहीं करेंगे। यानी अगर मान लो आप पैसा ना चुका पाओ तो यहाँ बैंक जो है उस घर को जब्त नहीं कर सकता, उस घर को बेच नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसने लीज आपकी है, आप मालिक नहीं हो। थोड़ा ये बात समझने की जरूरत है। ओके, तो मॉर्टगेजर कौन हो सकता है? एब्सोल्यूट ओनर ऑफ प्रॉपर्टी हो सकता है। ओनरशिप कई तरीके से मिलती है। आपने घर खरीद लिया, आप ओनर हो गए। घर में बंटवारा हुआ, आप ओनर हो गए। पिताजी से पैतृक संपत्ति मिली, आप ओनर हो गए। किसी ने आपको घर ही गिफ्ट कर दिया, आप ओनर हो गए। देयर आर मैनी वेज। ओके, वन ऑफ द टू आर मोर को ओनर हो सकता है। एक घर में जो है एक से ज़्यादा आपने हस्बैंड और वाइफ दोनों के नाम ज़मीन करवा रखी है, घर करवा रखा है, तो उस केस में कोई भी एक जो है या दोनों अगर चाहें तो मॉर्टगेजर बन सकते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में एक जो है मेन हेड होता है, उसे कर्ता कहा जाता है, तो वो कर्ता भी जो है आपका मॉर्टगेजर बन सकता है। माइनर की अगर प्रॉपर्टी है तो उस केस में जो माइनर का गार्जियन है वो मॉर्टगेजर बन सकता है। एग्जीक्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटर भी जो है आपके मॉर्टगेजर बन सकते हैं। सवाल यह है कि एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर कौन होते हैं? एग्जीक्यूटर वो व्यक्ति होता है जब आपने वसीयत लिखी है और आप मर गए, तो जिसको जो है जो व्यक्ति का नाम आपने लिखा है ना, आपने अपनी वसीयत में लिखा है कि मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति का बंटवारा करने की जिम्मेदारी इनकी होगी, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड एग्जीक्यूटर। और अगर आपने बिना जो है वसीयत लिखे हुए आपकी डेथ हो जाती है तो उस केस में एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाता है ताकि वो आपकी संपत्तियों का, आपके साम्राज्य का टेक केयर कर सके। क्लियर हो जाती है बात? एग्जीक्यूटर कौन होता है? अगर आपने वसीयत में किसी का नाम दे दिया है तो उस व्यक्ति को एग्जीक्यूटर कहेंगे। अगर आप बिना वसीयत बनाए हुए चले गए तो उसे एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। दोनों एक ही काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर एंड एग्जीक्यूटर बोथ आर डूइंग द सेम जॉब। फर्क सिर्फ इतना है, एग्जीक्यूटर वसीयत के वजह से आता है और एडमिनिस्ट्रेटर जो है
एडमिन अपॉइंट करना पड़ता है, किसी को एडमिनिस्ट्रेटर बनाओ यार, यहाँ पर ना एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया कि चलो तुम्हारा काम है इस चीज़ को मैनेज करना। एग्जीक्यूटर क्या है, आपकी वसीयत के हिसाब से जो बातें लिखी गई उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, वो आपकी वसीयत को एग्जीक्यूट कर रहा है, दैट्स वाई एग्जीक्यूटर। ओके, मॉर्टगेज referred in Transfer of Property Act 1882 is a mortgage of immovable property and it has no application on immovable property। देखिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में जिस मॉर्गेज की बात की जा रही है वो सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी पर लागू होता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी से कोई लेना देना, वो सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी से लेना देना होता है। मॉर्गेज किसका करते हैं हम, ऐसी चीज़ों का जो हिल ना सके, मोटा मोटा घर आपका हिल नहीं सकता, ज़मीन आपकी हिल नहीं सकती है ना, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का। और इसका मूवेबल प्रॉपर्टी, आपकी कार हो गई, आपका सोना हो गया, इनसे कोई लेना देना नहीं होता। मूवेबल प्रॉपर्टी को अगर सिक्योरिटी के तौर पर रखा जाता है तो वहाँ हाइपोथिकेशन, प्लेज, असाइनमेंट, ये सारी चीज़ें करवाई जाती हैं। आगे हमें बात करनी है मॉर्गेज के टाइप की। तो देखिए, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की बात कर रहे हैं, तो सेक्शन 5 के हिसाब से ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब होता है कोई भी लिविंग पर्सन में आप कंपनी, एनी एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को भी कंसिडर कर सकते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी को किसी दूसरे व्यक्ति के नाम जो है, किसी लिविंग पर्सन के नाम अगर ट्रांसफ़र कर दे तो उसे ही ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी कहते हैं, बेच दे। ठीक है, हर पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कम्पिटेंट होता है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के लिए भी कम्पिटेंट होता है, सेक्शन 7 कहता है। सेल की अगर बात करें तो सेक्शन 54 कहता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हिसाब से सेल का मतलब होता है ओनरशिप, है ना, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज फॉर प्राइस, पैसों के लिए ओनरशिप का ट्रांसफ़र सेल कहलाता है। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज फॉर प्राइस, पैसों के बदले में अगर आप ओनरशिप किसी दूसरे को सौंपते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की तो उसे सेल कहा जाता है। अगर किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी की सेल करने पर आपको 100 रुपये से अधिक मिलते हैं तो वो किसी न किसी रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू किए जाने चाहिए। ओके, उसके बाद में डिलीवरी तब होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी की जब जो बायर है उसको पोजेसन दे दिया जाए, किसके द्वारा, सेलर के द्वारा पोजेसन दे दिया जाए उस प्रॉपर्टी का। मॉर्गेज की अगर हम बात करें तो मॉर्गेज का मतलब होता है आप अपने स्पेसिफिक इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र कर देते हैं किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी में, जो आपका इंटरेस्ट है उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, बदले में अपने जो लोन वगैरह से पैसे लिए उसको सिक्योर करने के लिए, मतलब लोन लिया उसको सिक्योर करने के लिए बैंक के पास आप गए, आपने कहा हमें लोन चाहिए, बैंक ने कहा कुछ तो बंधक या गिरवी रखो, हमें क्या भरोसा, तुम भाग जाओ हम क्या कर लेंगे, तो आपने कहा हमारा घर हमारे पास अवेलेबल है, आप उसको बंधक रख लीजिए। दैट इज मॉर्गेज का फंडा। ठीक है, ट्रांसफरर यानी वो व्यक्ति जो कस्टमर है जो बेचता है उसे मॉर्गेजर कहते हैं, ट्रांसफरी यानी बैंक उसे मॉर्गेजी कहते हैं, ट्रांसफरर को मॉर्गेजर, ट्रांसफरी को मॉर्गेजी कहते हैं। मूलधन और ब्याज जो आपने लोन के तौर पर सिक्योर किया हुआ है इस घर को गिरवी रख करके उसे मॉर्गेज मनी कहते हैं। जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो है ये मॉर्गेज होता है उसे मॉर्गेज डीड कहते हैं। मॉर्गेजर कौन हो सकता है, यानी घर कौन बंधक गिरवी रख सकता है, तो जो प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट ओनर है वो हो सकता है। अब ओनरशिप आपको कई तरीक़ों से मिल सकती है, आपने घर खरीदा है, आपको बंटवारे में मिला है, आपको पैतृक संपत्ति मिली है, आपको किसी ने गिफ्ट किया है, इन सभी तरीक़ों से आपको अधिकार मिल जाता है। अगर किसी घर में एक से ज़्यादा ओनर हैं तो वो भी मॉर्गेजर बन सकते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो कर्ता होता है वो उस मतलब हिंदू HUF की जितनी प्रॉपर्टी उसमें कर्ता जो है आपका ओनर बन जाएगा और वो जो है मॉर्गेजर का काम कर सकता है। अगर कोई माइनर के नाम पर प्रॉपर्टी है तो उसका जो गार्जियन होगा वो मॉर्गेजर कहलाएगा। एग्जीक्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटर भी जो है आपका मॉर्गेजर बन सकता है। एग्जीक्यूटर कौन होता है, जो आपके वसीयत के आदेश को एग्जीक्यूट करता है, उसे एग्जीक्यूटर कहते हैं। अगर आपने वसीयत बनाई ही नहीं है फिर भी आपकी जो संपत्ति है उसको मैनेज करने के लिए किसी व्यक्ति को रखा जाता है तो उसे एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। मॉर्गेज जो शब्द है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक 1882 में, उसका मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है। मॉर्गेज में सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी जाती हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी को अगर सिक्योरिटी के तौर पर, बंधक के तौर पर रखना है तो वहाँ पर मॉर्गेज नहीं बल्कि हाइपोथिकेशन, प्लेज, असाइनमेंट, ये सारी चीज़ें आती हैं। बात करेंगे टाइप्स ऑफ मॉर्गेज की। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आपसे, आप उम्मीद करिए कि 1, 2, 3 क्वेश्चंस आप उम्मीद करिए इसमें से हमेशा। मॉर्गेज डीड की बात जो है 58A में हुई थी, याद है आपको? मॉर्गेज डीड की जो बात हुई थी 58A में हुई थी ना मॉर्गेज डीड की बात। अब 58B में आप सिंपल मॉर्गेज, 58C में, 58D, E, F इसी सीक्वेंस में ये चलेगा। 58B में आप बात करते हैं सिंपल मॉर्गेज की। एज पर सेक्शन 58B द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 58B के हिसाब से, वेयर विदाउट डिलीवरिंग पोजेसन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी मॉर्गेजर बाइंड हिमसेल्फ पर्सनली टू पे द मॉर्गेज मनी
ठीक है। विदाउट डिलीवरिंग पोजेसन, यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप पोजेसन नहीं दे रहे हैं मॉर्गेज प्रॉपर्टी का। मॉर्गेज प्रॉपर्टी आपका जो घर है वो आप ही के पास रहेगा, लेकिन मॉर्गेजर जो है, जो कस्टमर है, वो बाइंड करता है कि वो मॉर्गेज मनी को पे करेगा एंड एग्री एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली दैट इन द इवेंट ऑफ हिज फेलिंग टू पे अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, और वो एग्री करता है कि मान लो अगर वो पेमेंट नहीं कर पाता है, जो पैसे उसने लिए उसकी पेमेंट नहीं कर पाता है, द मॉर्गेज यानी बैंक शैल हैव राइट टू काज द मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड। तो उस केस में जो मॉर्गेजी है यानी बैंक है, उसको अधिकार मिलेगा कि वो उस प्रॉपर्टी को बेच सके, और जो भी उस बेचने से जो प्रोसीड्स, जो पैसे मिलेंगे, उनको जो है उनकी सहायता से मॉर्गेज मनी को चुकाया जाएगा। तो इसे जो है सिंपल मॉर्गेज, और ऐसे में मॉर्गेजी को सिंपल मॉर्गेजी, मॉर्गेजी मतलब बैंक, ठीक है। तो सिंपल मॉर्गेज मतलब सिंपल मॉर्गेज क्या होता है, आपने कुछ लोन लिया, बदले में आपने अपना घर गिरवी रखा, कहा अगर मैं पैसे नहीं चुका पाऊंगा तो आप मेरा घर जो है बेच के पैसे चुका लेना, दैट इज़ सिंपल मॉर्गेज। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। बिना पोजेसन दिए हुए मॉर्गेज प्रॉपर्टी आप जो है बैंक के पास रखते हैं, और ये जिम्मेदारी लेते हैं कि आप मॉर्गेज मनी को लौटाएंगे, और अगर नहीं लौटा पाते हैं, फेल कर जाते हैं, तो उस केस में जो बैंक है वो आपको आपका घर बेच करके आपके पैसे वसूल सकता है, मॉर्गेज मनी को वसूल सकता है। तो इसे सिंपल मॉर्गेज कहते हैं, और जो मॉर्गेजी है उसको सिंपल मॉर्गेजी कहते हैं। इसेंशियल की बात करें सिंपल मॉर्गेज की, तो जो बातें वहाँ अभी ऊपर करी वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी करेंगे, वह पॉइंट वाइज करेंगे। जैसे पहला, मॉर्गेजर डज नॉट डिलीवर पोजेसन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू मॉर्गेजी। जो मॉर्गेजर है, कस्टमर है, वो पोजेसन नहीं देता, यानी कि जो घर है वो व्यक्ति के पास ही रहता है, बैंक के पास नहीं जाता है, ठीक है। तो पहली इसेंशियल ज़रूरत ये होती है कि जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है उसका पोजेसन बैंक के पास या मॉर्गेजी के पास नहीं जाता। दूसरा, द मॉर्गेजर यानी कस्टमर बाइंड हिमसेल्फ पर्सनली टू पे द मॉर्गेज मनी। मॉर्गेज मनी को पे करने की पर्सनल जिम्मेदारी कौन लेता है, मॉर्गेजर यानी कि कस्टमर। इसीलिए मैंने बैंक कस्टमर ये शब्द लिख दिए ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। मॉर्गेजर मतलब कस्टमर एग्रीज दैट इन इवेंट ऑफ हिज फेल टू पे अकॉर्डिंग टू हिज कॉन्ट्रैक्ट द मॉर्गेजी यानी बैंक शैल हैव द राइट टू गेट मॉर्गेज मनी सोल्ड एंड रिकवर हिज ड्यूज। और यहाँ पर जो मॉर्गेजर है यानी कस्टमर है वो एग्री करता है कि अगर मान लो वो पैसा नहीं पे कर पाता है एज पर कॉन्ट्रैक्ट, तो मॉर्गेजी जो है यानी बैंक है उसको अधिकार मिल जाएगा कि जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज हुई है, बंधक रखी गई है, उसको बेचेगा वो और अपने ड्यूज को रिकवर कर लेगा, ठीक है। मॉर्गेज बाई कंडीशनल सेल, सेक्शन 58C, मॉर्गेज बाई कंडीशनल सेल। यहाँ मॉर्गेज हो रहा है लेकिन एक बेचने की कंडीशन के साथ में। ये क्या मतलब है, वेयर मॉर्गेजर ऑस्टेंसिबली या अपेरेंटली सेल्स द मॉर्गेज प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ बेचने वेचने की कोई बात नहीं हुई थी, यहाँ पर व्यक्ति ने कहा था, है ना, कि हम एक प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर रहे हैं और अगर नहीं पे कर पाएंगे तो तुम हमारी प्रॉपर्टी बेच देना। यहाँ क्या हो रहा है, इसमें मॉर्गेज बाई कंडीशन सेल में एक तरीके से वो बेच दे रहा है, ऑस्टेंसिबली मतलब दिखावे के तौर पर वो बेच दे रहा है। मतलब यही है कंडीशनल सेल का मतलब, कि मैंने ये मान लो बैंक है और ये कस्टमर है, तो कस्टमर ने कहा कि हमारा घर, मैं अपना घर आज से आपको बेच देता हूँ, बशर्ते कि कुछ कंडीशन है। कंडीशनल सेल यही मतलब है, मैं अपना घर आज से बैंक को बेच रहा हूँ कुछ कंडीशन के साथ में, दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट कंडीशनल सेल। देखिए क्या कंडीशन है, पहला, ऑन कंडीशन दैट ऑन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ मॉर्गेज मनी ऑन सर्टेन डेट द सेल शैल बिकम एब्सोल्यूट। अगर एक सर्टेन डेट तक मैं आपके पैसे नहीं लौटा पाता हूं तो ये जो सेल हो रही है, अभी तो मैं दिखावा कर रहा हूं, ऑस्टेंसिबली अपेरेंटली बेच रहा हूं, ये एब्सोल्यूट हो जाएगी, यानी मेरा घर बिक जाएगा उस डेट को, तो सेल एब्सोल्यूट हो जाएगी, मेरा घर बिक जाएगा। दूसरा, ऑन कंडीशन दैट ऑन सच पेमेंट बीइंग मेड द सेल शैल बिकम वाइड। दूसरी कंडीशन है कि अगर मैं पेमेंट समय पे कर देता हूँ सारी की सारी, तो ये जो सेल है ये वाइड हो जाएगी, सेल के कोई मायने नहीं रह जाएंगे। भले ही मैंने दिखावे के तौर पर बेचा है पर सेल वाइड हो गई, मैं अपना मालिक खुद ही रहा। ऑन कंडीशन दैट ऑन सच पेमेंट बीइंग मेड द बायर शैल ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू द सेलर, ठीक है। तो इसमें ये भी कंडीशन होती है कि अगर आप पेमेंट पूरी की पूरी कर देंगे तो जो बायर होगा वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देगा, किसको, सेलर को। बायर क्या करेगा, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देगा सेलर को। ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड मॉर्गेज बाई कंडीशनल सेल। इस ट्रांजैक्शन को हम मॉर्गेज बाई कंडीशनल सेल कहते हैं, और जो मॉर्गेजी होगा उसे मॉर्गेजी बाई कंडीशनल सेल कहते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात। तो मेरे ख्याल से ना सिंपल मॉर्गेज में और कंडीशनल मॉर्गेज बाई कंडीशनल सेल में आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। उसमें क्या था, पोजीशन वगैरह कुछ नहीं दे रहा था, यहाँ क्या है, सेल कर देता है। मैं आज से अपना घर बैंक को बेच रहा हूँ, ठीक है। अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो ये सेल जो है एब्सोल्यूट हो जाएगी, यानी कि मेरा घर बिक चुका होगा। अगर मैं पैसे लौटा देता हूँ आपके टाइम पर, तो आप क्या करोगे,
ये सेल वाइड हो जाएगी और मेरी प्रॉपर्टी मुझे आप वापस कर दोगे, बैंक वापस कर देगा। तो मॉर्गेज बाई कंडीशन सेल ये हो गया एज पर सेक्शन 58C। देखिए सिंपल मॉर्गेज कहाँ पर है, यहाँ पर हमने पढ़ा 58B में, उसके बाद में कंडीशनल सेल के हिसाब से 58C हुआ। इसेंशियल की बात करें, अगेन वही बातें समराइज या जिस्ट फॉर्म में देखिए, मॉर्गेजर अपेरेंटली सेल द मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू मॉर्गेजी। जो कस्टमर है वो ऐसा लगता है कि उसने अपनी मॉर्गेज प्रॉपर्टी को बैंक को या मॉर्गेजी को बेच दिया है। द कंडीशन ऑफ सेल इज दैट डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ द मॉर्गेज मनी ऑन अ सर्टेन डेट द सेल शैल बिकम एब्सोल्यूट। कंडीशन क्या होती है सेल की यहाँ पर कि अगर सर्टेन डेट तक मॉर्गेज मनी नहीं लौटाई गई तो जो सेल है वो एब्सोल्यूट हो जाती है। वो सेल कैसी हो जाती है, एब्सोल्यूट हो जाती है। ऑन सच पेमेंट बीइंग मेड सेल शैल बिकम वाइड। ठीक है, तो अगर जो है समय पर पेमेंट कर दी गई तो ये जो सेल है वो वाइड हो जाएगी, या बायर यानी मॉर्गेजी जो होगा शैल ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू सेलर यानी मॉर्गेजर। ठीक है, तो दोनों केस हैं। अगर ऑस्टेंसिबली अपेरेंटली सेल हुआ है, लगता है कि बेचा गया है, तो उस केस में सेल वाइड हो जाएगी। और अगर मान लो कि बेच ही दिया गया है, बायर ने यानी बैंक ने खरीद ही रखा है, उस केस में ये जो प्रॉपर्टी है उसको वापस ट्रांसफ़र करना पड़ेगा सेलर के पास में। ओके, तो ये हो गए दो मेरे ख्याल से टाइप्स ऑफ मॉर्गेज। ठीक है, टाइप्स ऑफ मॉर्गेज में हम सिंपल मॉर्गेज की बात कर रहे हैं। तो सेक्शन 58B बताता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का कि जहाँ पर जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी उसका पोजेसन दिए हुए विदाउट डिलीवरिंग पोजेसन, जब मॉर्गेजर अपने आप को बाइंड करता है पर्सनली कि भाई मॉर्गेज मनी मुझे दे दो और बदले में अगर मैं पैसे नहीं पे कर पाता हूँ अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, तो जो मॉर्गेजी है बैंक है उसको अधिकार मिल जाएगा कि वो मेरी मॉर्गेज प्रॉपर्टी को बेच दे और उससे जो भी पैसे उसको मिले, ठीक है, उससे जो भी उसको पैसे मिलते हैं उससे अपना जो है मतलब कर्जा चुका ले। तो इसे सिंपल मॉर्गेज कहते हैं और जो मॉर्गेजी उसे सिंपल मॉर्गेजी कहते हैं। इसेंशियल की बात करें तो यहाँ जो मॉर्गेजर है कस्टमर है वो अपना पोजेसन मॉर्गेज प्रॉपर्टी का मॉर्गेजी को यानी बैंक को नहीं देता है। मॉर्गेजर यानी कस्टमर जो है खुद को पर्सनली बाइंड करता है मॉर्गेज मनी पे करने के लिए। जो मॉर्गेजर है यानी कस्टमर वो एग्री करता है कि अगर वो पैसे नहीं दे पाता है एज पर कॉन्ट्रैक्ट तो जो मॉर्गेजी यानी बैंक है उसको अधिकार मिल जाएगा वो उसकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज प्रॉपर्टी को बेच करके अपने ड्यूज को रिकवर कर ले। तो ये सिंपल मॉर्गेज हो गया। मॉर्गेज कंडीशनल सेल सेक्शन 58C में बात होती है। इसमें मॉर्गेजर क्या करता है, ऑस्टेंसिबली यानी कि अपेरेंटली ऐसा लगता है कि उसने मॉर्गेज प्रॉपर्टी को मॉर्गेजी को बेच दिया है। उसमें कंडीशन उसने रखी हुई है कि अगर सर्टेन डेट तक वो पैसे नहीं चुका पाएगा तो ये सेल एब्सोल्यूट हो जाएगी। अगर वो सर्टेन डेट तक पेमेंट कर देता है तो ये सेल वाइड हो जाएगी। या भाई ये कंडीशन रखता है कि अगर मान लो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम ट्रांसफ़र हो गई है, जो बायर है वो ट्रांसफ़र कर देगा प्रॉपर्टी को सेलर के नाम पर। सेलर कौन, कस्टमर, उसने सेल कर दिया था बैंक को, तो बायर उस प्रॉपर्टी को वापस उसे लौटा देगा। तो ऐसी ट्रांजेक्शन को मॉर्गेज बाई कंडीशनल सेल कहते हैं और मॉर्गेजी को मॉर्गेजी बाई कंडीशनल सेल कहा जाता है। इसेंशियल में अगर बात करें वही सेम सारी चीज़ें फिर से रिपीट होंगी। मॉर्गेजर क्या करता है, अपेरेंटली सेल करता है। एक्चुअल सेल नहीं होती है, एब्सोल्यूट तब होती है जब आप पैसे नहीं देते हैं। अपेरेंट सेल होती है कि मॉर्गेज प्रॉपर्टी मॉर्गेजी को बेच दी गई है। कंडीशन ये रहती है कि अगर पेमेंट नहीं हो पाई सर्टेन डेट तक तो जो सेल है वो एब्सोल्यूट हो जाएगी। उसके बाद में अगर जो है सेल कर दी गई पेमेंट कर दी गई समय पर तो उस केस में सेल वाइड हो जाती है। या अगर मान लो जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो चुकी है बायर या मॉर्गेजी के पास में तो बायर की जिम्मेदारी होगी कि उस प्रॉपर्टी को वो जो है सेलर या मॉर्गेजर के पास ट्रांसफ़र कर दे। फिर आता है तीसरे टाइप का, उससे फंक्शनली मॉर्गेज कहते हैं इसे फ्रेंड्स। ओके, इसको फंक्शनली मॉर्गेज कहते हैं। ये सेक्शन 58D में डिफाइंड है। वेयर मॉर्गेजर डिलीवर पोजेसन आर एक्सप्रेसली आर बाई इम्प्लीकेशन बाइंड हिमसेल्फ टू डिलीवर पोजेसन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी to mortgagee and authorize him to retain such possession until payment of the mortgage money and to receive the rent and profit accruing from the property and to appropriate the same in the lieu of interest or mortgage money or both. The transaction is called issue functioning mortgage and the mortgagee any bank is called issue functioning mortgagee। देखिए सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखिए सिंपल मॉर्गेज में क्या था, सिंपल मॉर्गेज में था हियर इज ए बैंक, आपने बैंक के पास में अपनी ज़मीन मतलब जो है अपना घर गिरवी रखा, ठीक है, और आपने कहा कि यदि मैं पैसे नहीं दूंगा तो आप मेरा घर बेच करके पैसे ले लेना, ठीक है। दूसरा फिर आया उसके बाद में कंडीशनल सेल में। इसमें क्या हुआ कि जो आपकी प्रॉपर्टी है वो ऐसा लगा कि आपने उसे बैंक को बेच दिया है, ठीक है। कंडीशन ये थी कि अगर मैं पैसे नहीं दे पाता तो ये जो सेल हो रही है एक्चुअल सेल में बदल जाएगी। यदि मैं पैसे दे देता हूँ तो सेल का कोई मतलब नहीं रहेगा, और यदि प्रॉपर्टी मान लो बैंक के पास चली गई है तो वो वापस मेरे पास आ जाएगी। दैट इज़ कंडीशनल सेल। तीसरे टाइप का ये है, इसमें क्या हो रहा है
हियर इज अ बैंक, ये आपकी प्रॉपर्टी है। आप क्या कर रहे हो, बैंक को अपना पोजेसन दे रहे हो, यानी कि जिस दिन आपने इसको फंक्शनरी मॉर्गेज किया उसी डेट को ही बैंक आपके मकान का मालिक हो गया, बैंक पर मतलब सॉरी मकान पर बैंक का अधिकार हो गया। अब मान लो इसमें 10 किराएदार रहते हैं और हर कोई जो है 5,000 रुपये देता है, तो ये जो 50,000 रुपये मिलेंगे ये मकान मालिक को ना मिल करके अब बैंक को मिलेंगे। लेकिन बैंक के लिए ये इंसेंटिव नहीं है, बल्कि ये 50,000 रुपये महीने समझ लो उसकी इंस्टॉलमेंट में कटना शुरू हो जाएगा। यही होता है इसको फंक्शनरी मॉर्गेज। सिंपल से टर्म में वही बात लिखी हुई है, वेयर मॉर्गेजर डिलीवर्स पोजेसन, जहाँ पर मॉर्गेजर यानी कस्टमर अपने मकान का पोजेसन ही दे देता है, ठीक है, और साथ ही या फिर ठीक है, या एक्सप्रेसली या इम्प्लीकेशन से कहता है कि हाँ मैं पोजेसन आपको दे दूंगा मॉर्गेज प्रॉपर्टी का। साथ ही साथ में वो अथराइज करता है किसको, बैंक को, कि आपको पोजेसन मिलने के बाद में जब तक मैं पेमेंट नहीं कर देता मॉर्गेज मनी की, तब तक आप इसका पोजेसन अपने पास रख सकते हैं और इससे जो भी रेंट या प्रॉफिट आपको मिलता है इस प्रॉपर्टी से वो आप ले सकते हैं, बैंक ले सकता है, और उसको यूज करिए कहाँ पर, जो भी मेरा इंटरेस्ट बन रहा है या जो मेरे लोन का पैसा है उसमें, या फिर दोनों में, ठीक है, उससे आप जो है अपना ब्याज मतलब जो है अपना जो कर्जा है उससे चुकाइए। तो ऐसी ट्रांजेक्शन को इसको फंक्शनरी मॉर्गेज कहते हैं और मॉर्गेजी को जो है इसको फंक्शनरी मॉर्गेजी कहते हैं। अगेन सेम सारी बातें, एसेंशियल ऑफ इसको फंक्शनरी मॉर्गेज। तो यहाँ क्या होता है, मॉर्गेजर डिलीवर करता है पोजेसन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू मॉर्गेजी, ठीक है। तो जो कस्टमर है वो अपने मकान का पोजेसन सीधे सीधे मॉर्गेजी यानी बैंक को दे देता है। मॉर्गेजर अथराइज करता है कि जो बैंक है मॉर्गेजी है उससे उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी को अपने पास तब तक रखे, पोजेसन में रखे जब तक वो लोन चुका नहीं देगा। इससे जो भी रेंट या प्रॉफिट मिलता है इस प्रॉपर्टी से वो रिसीव करने का हक बैंक का हो जाता है। लेकिन बैंक उस पैसे को यूज कहाँ करेगा, जो भी लोन है उसके ब्याज के चुकाने में या लोन मनी चुकाने में या दोनों को चुकाने में वो उस पैसे को यूज कर सकता है, ठीक है। तो ये भी मेरे ख्याल से क्लियर हो गया कि हाँ मॉर्गेज उस फंक्शनरी मॉर्गेज क्या होता है। अब इंग्लिश मॉर्गेज की बात करते हैं। जैसे इंग्लिश दारू होती है वैसे इंग्लिश मॉर्गेज भी होते हैं। तो जैसे देसी वाली जो दारू थी उसमें क्या था, यानी कि मॉर्गेज है कंडीशनल सेल। अब सोचो कंडीशनल सेल की पहली कंडीशन जो अगर लग जाए कि मैं तुम्हारा मतलब जो है वहाँ अपेरेंटली ऑस्टेंसिवली जो है सेल हो रही थी, यहाँ पर क्या होता है एक्चुअल में ही दे दिया जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है इंग्लिश मॉर्गेज में कि प्रॉपर्टी दे दी जा रही है। देखिए यहाँ वेयर मॉर्गेजर बाइंड हिमसेल्फ टू रीपे द मॉर्गेज मनी ऑन सर्टेन डेट एंड ट्रांसफर द मॉर्गेज प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली टू मॉर्गेजी। एब्सोल्यूट ट्रांसफर हो रहा है सीधे सीधे, ओके। तो मॉर्गेजर क्या करता है कि वो कसम खाता है कि मैं आपको सर्टेन डेट तक पैसे लौटा दूंगा, लेकिन उसके बदले में जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है उसको एब्सोल्यूट तौर पर बैंक को ट्रांसफ़र कर देता है। लेकिन वहाँ कंडीशन लगाता है कि अगर जो है मतलब मैं समय पर पेमेंट कर दूंगा, मॉर्गेज मनी आपको लौटा दूंगा, तो आप इस जो है जो मेरी प्रॉपर्टी है उसको रीट्रांसफ़र कर देंगे। तो ऐसी ट्रांजैक्शन को इंग्लिश मॉर्गेज कहा जाता है। तो मॉर्गेजर क्या कर रहा है, यहाँ अपने आप को बाइंड कर रहा है टू रीपे द मॉर्गेज मनी ऑन अ सर्टेन डेट, ओके। तो ये सेक्शन 58E में ये बात होती है। तो इसेंशियल ऑफ इंग्लिश मॉर्गेज, अगेन वही सेम बातें, मॉर्गेजर खुद को बाइंड करता है कि वो मॉर्गेज मनी को सर्टेन डेट तक वापस कर देगा, और साथ ही साथ में जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है उसका एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र कर देता है मॉर्गेजी के पास में। तो एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र होता है, यहाँ एक्चुअल ट्रांसफ़र हो जाता है। साथ ही साथ वो ये कंडीशन लगाता है कि अगर मैं समय पर मॉर्गेज मनी लौटा दूंगा तो जो मॉर्गेजर मतलब जो है वो जो प्रॉपर्टी है वो वापस मुझे मिल जाएगी, रीट्रांसफ़र हो जाएगी मॉर्गेजर के पास में, कस्टमर के पास में। तो ये हो गई बात फ्रेंड जो है इंग्लिश मॉर्गेज की। तो आई थिंक जो है हमने इसको फंक्शनरी समझ लिया, हमने इंग्लिश मॉर्गेज समझ लिया। अब आता है इक्विटेबल मॉर्गेज जो सबसे ज़्यादा यूज होता है। ये हो गया था ना, कंडीशनल सेल हो गया, तो इसको फंक्शनरी देख लेते हैं। इसको फंक्शनरी मॉर्गेज में हमने कहा कि यहाँ क्या होता है कि जो मॉर्गेजर है वो क्या करता है, पोजेसन ही दे देता है सीधे सीधे। कस्टमर पोजेसन बैंक को दे देता है कि ये मकान तुम अपने पास रखो और तब तक रखो जब तक कि मैं जो है मॉर्गेज मनी आपको वापस नहीं कर देता, पैसे नहीं वापस कर देता। उसके बाद में इससे जो भी प्रॉफिट या रेंट वगैरह कमा सकते हो वो कमाओ, और उससे मेरा जो है ब्याज वगैरह और जो है मूलधन वगैरह जो लोन लिया है उसको भरो। सिंपल सा टर्म ये होता है। तो मॉर्गेजर पोजेसन दे देता है किसको, बैंक को, और मॉर्गेजर ये अथॉरिटी देता है कि जो भी जब तक मैं पेमेंट नहीं करूंगा तब तक आप इसको अपने पोजीशन में बैंक रख सकता है। जो रेंट और प्रॉफिट इससे मिलेगा इस प्रॉपर्टी से उसको रिसीव करने का हक भी बैंक को मिल जाता है, और इस पैसे का अप्रोप्रिएट यूज किया जाता है कहाँ पर, जो लोन का ब्याज वगैरह है, मूलधन है, उसको
चुकाने में। इंग्लिश मॉर्गेज वो होता है जहाँ पर जो मॉर्गेजर है वो अपने आप को बाइंड करता है कि मैं सर्टेन डेट तक पैसे दे दूंगा, और साथ ही साथ में जो मॉर्गेज मनी है उसको ट्रांसफ़र कर देता है, एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र कर देता है मॉर्गेज यानी बैंक के पास में। कंडीशन ये लगाता है कि अगर मैं समय पर पैसे वापस कर दूंगा तो ये जो आपने मेरा घर बंधक लिया हुआ है, मॉर्गेज जो करा हुआ है, मॉर्गेज प्रॉपर्टी मेरी है, उसको आप मुझे वापस लौटा देंगे, रीट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो अगेन इंग्लिश मॉर्गेज में वही है कि मॉर्गेजर बाइंड करता है कि वो मॉर्गेज मनी को सर्टेन डेट तक लौटा देगा। ठीक है, और साथ ही साथ में मॉर्गेज प्रॉपर्टी को एब्सोल्युटली मॉर्गेजी को ट्रांसफ़र कर देता है, लेकिन इस कंडीशन के साथ में कि ये पैसा, ये चीज़ रीट्रांसफ़र हो जाएगी जब मॉर्गेजर को वो प्रॉपर्टी वापस रीट्रांसफ़र हो जाएगी अगर वो मॉर्गेज मनी समय पर वापस कर देता है। इक्विटेबल मॉर्गेज या इसे मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स कहते हैं। जनरली यही यूज़ होता है, हम बैंकों में टाइटल डीड ही अपने पास डिपॉजिट करवाते हैं ना, बैंक का मतलब हम घर वर कुछ नहीं लेते, हम सीधे सीधे उसके कागजात ले लेते हैं। एज पर सेक्शन 58F ऑफ द एक्ट, वेयर अ पर्सन इज इन एनी ऑफ द फॉलोइंग टाउन, कोई व्यक्ति है जो इनमें से किसी टाउन में रहता है, जैसे टाउन का नाम है कलकत्ता, इसे कोलकाता कहते हैं, मद्रास को चेन्नई कहते हैं, बॉम्बे को मुंबई कहते हैं, सबके नाम बदल चुके हैं, जब एक्ट आया था उस समय ऐसा था। ठीक है, इन एनी अदर टाउन विच स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट कंसर्न मे बाई नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ, मतलब वैसे इन टाउन में ये 3 टाउन के नाम दिए, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट अगर जो है नोटिफाई करती है तो अदर शहरों में भी आप जो है क्या कर सकते हैं, वेयर अ पर्सन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग टाउन। ठीक है, कोई वेयर अ पर्सन डिलीवर्स टू क्रेडिटर, यहाँ से लाइन लीजिए, ये इतनी कहानी छोड़ दीजिए, वेयर अ पर्सन, ये इतना छोड़ करके यहाँ आ जाइए सीधे। तो सेक्शन 58 ऑफ द एक्ट, वेयर अ पर्सन डिलीवर्स टू अ क्रेडिटर आर हिज एजेंट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो कोई व्यक्ति जो क्रेडिटर है, लोन देने वाला है, उसको अपने जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल यानी कि मालिकाना हक का कागजात जो है अगर डिलीवर कर देता है, सौंप देता है, विथ इंटेंट टू क्रिएट अ सिक्योरिटी, और उद्देश्य क्या है उसको कागजात देने का, अपने लोन को सिक्योर करने का, तो इस ट्रांजैक्शन को हम मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड या इसे हम इक्विटेबल मॉर्गेज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विटेबल मॉर्गेज भी कहते हैं। अब उसी बात को दोबारा से देखते हैं एसेंशियल के तौर पर। मॉर्गेजर डिलीवर टू क्रेडिटर आर हिज एजेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो मॉर्गेजर होता है वो क्या करता है, अपनी ज़मीन के कागजात क्रेडिटर को या उसके एजेंट को दे देता है। उद्देश्य क्या होता है इस डिलीवरी का, इस कागजात को देने का? सिक्योरिटी क्रिएट करना, अपने लोन को सिक्योर करना। डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल इज डन इन फोरसेड टाउन और टाउन स्पेसिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट। अब ये जो डॉक्यूमेंट आप डिलीवर करेंगे वो जो तीन टाउन के नाम मैंने आपको कोलकाता, चेन्नई और मुंबई का नाम बताया, उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट ने जहाँ पर भी किया हो, वैसे जनरली हर जगहों पर ऐसा होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी गिवन एज मॉर्गेज मे आर मे नॉट बी सिचुएटेड इन नोटिफाइड टाउन, जो प्रॉपर्टी है जरूरी नहीं कि नोटिफाइड टाउन में ही हो मॉर्गेज के लिए, फिर भी उन्हें मॉर्गेज करवाया जा सकता है। ठीक है, mortgage other than mortgage by deposit of title deed can be effected only in terms of mortgage deed duly signed by mortgager and attested by at least 2 witness। तो कोई भी मॉर्गेज हो जो कि मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड के अलावा हो, तो उसको जो है प्रभावित करने के लिए, उसको प्रभाव में लाने के लिए क्या जरूरत होती है? जो मॉर्गेज डीड है उसको मॉर्गेजर द्वारा साइन किया जाना चाहिए और कम से कम 2 विटनेस के द्वारा अटेस्ट किया जाना चाहिए। और मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड में आप सिर्फ टाइटल डीड को डिपॉजिट कर देते हैं और कुछ करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं रहती है। लेकिन अगर मान लो कंडीशनल सेल है, इसमें फंक्चरी है, सिंपल मॉर्गेज है, इंग्लिश मॉर्गेज है, तो उस केस में मॉर्गेज डीड बनेगी, उस पर मॉर्गेजर साइन करेगा और साथ ही साथ में 2 लोग उसे अटेस्ट करेंगे। क्लियर हो गई मेरी बात? फिर आता है एब्सोल्यूट मॉर्गेज। क्या आता है? एब्सोल्यूट मॉर्गेज क्या होता है? अ मॉर्गेज व्हिच इज नॉट ऑफ एनी ऑफ द कैटेगरीज डिटेल्ड अबव इज कॉल्ड एनोमलस मॉर्गेज। ठीक है, तो ऐसा मॉर्गेज जो ये 5 कैटेगरी हमने बात की, इनमें से किसी में भी ना हो। सिंपल मॉर्गेज ना हो, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल ना हो, उसके बाद में उससे फंक्चरी ना हो, और उसके बाद में इंग्लिश मॉर्गेज ना हो, या इक्विटेबल मॉर्गेज या मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड ना हो। इन कैटेगरी में से किसी में भी अगर कोई मॉर्गेज नहीं आता तो उसे एनोमलस मॉर्गेज कहते हैं। ठीक है, और ये जनरली क्या होता है? कम्बिनेशन होता है 2 टाइप्स ऑफ मॉर्गेज, 2 या 3 मॉर्गेज की प्रॉपर्टी को एक साथ मिला करके
एक नया मॉर्गेज जब बनता है तो उसे एनोमलस मॉर्गेज कहते हैं। एक्सक्लूडिंग मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, यानी कि जब 2 या 2 से अधिक को आप मिला रहे हैं तो डिपॉजिट बाय टाइटल डीड वाला जो मॉर्गेज है उसको आपस में नहीं मिला सकता। ये नहीं कर सकते कि डिपॉजिट बाय टाइटल डीड को लिया और प्लस कंडीशनल सेल को लिया और उससे एनोमलस मॉर्गेज बना, ये नहीं कर सकते। हम सिंपल मॉर्गेज को ले लेते हैं और इससे फंक्शनिंग मॉर्गेज को ले लेते हैं, इससे हम एक कम्बिनेशन बना सकते हैं तो उसे एनोमलस मॉर्गेज कहा जाएगा। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो जाती है और साफ सुथरी तौर पर, ठीक है। तो सेक्शन 58F जो है एक्ट का बताता है कि कुछ सर्टेन टाउन जैसे कोलकाता, चेन्नई और बॉम्बे या इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट अगर नोटिफाई करती है तो उन जगहों पर कोई भी व्यक्ति यदि चाहे तो किसी क्रेडिटर को या उसके एजेंट को, क्रेडिटर कौन होता है, वह व्यक्ति जो लोन देने वाला है, अपने जो टाइटल के डॉक्यूमेंट्स हैं उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको सबमिट कर देता है ताकि वो एक सिक्योरिटी क्रिएट हो जाए, यानी कि जो लोन है उसके लिए एक बंधक तैयार हो जाए। तो ऐसी ट्रांजैक्शंस को फ्रेंड हम मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड कहते हैं या इसी को दूसरा नाम इक्विटेबल मॉर्गेज कहते हैं। इसेंशियल की बात करें तो मॉर्गेजर डिलीवर टू क्रेडिटर आर हिज एजेंट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो यहाँ मॉर्गेजर क्या करता है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल को क्रेडिटर को डिलीवर कर देता है। उद्देश्य क्या है, सिक्योरिटी क्रिएट करना, लोन को सिक्योर करना। जो डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट है वो कुछ मतलब स्पेसिफाइड टाउन जो तीन शहरों के नाम लिए हमने, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पर भी नोटिफाई करे। ज़रूरी नहीं कि जो जिस टाउन में आपकी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहीं पर ही मॉर्गेज करवाया जाए, है ना। दैट प्रॉपर्टी गिवन एज मॉर्गेज मे आर मे नॉट बी सिचुएटेड इन नोटिफाइड टाउन, वहाँ नोटिफाइड टाउन में हो जरूरी नहीं है। अब अगर आपको मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड करना है तो सिर्फ अपना टाइटल डीड लीजिए और उसको जमा कराइए, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर दूसरे तरीके के मॉर्गेज हैं तो उस केस में मॉर्गेज डीड बनती है, ठीक है। मॉर्गेज डीड बनेगी और उसको मॉर्गेजर द्वारा साइन किया जाएगा और 2 लोगों द्वारा अटेस्ट किया जाता है विटनेस के तौर पर। एनोमलस जो है मॉर्गेज क्या होता है, जो इन 5 कैटेगरी के ऊपर जो हमने बात की उनमें से किसी कैटेगरी में ना है उसे एनोमलस कहते हैं। ये जनरली 2 या 2 से अधिक मॉर्गेज जो ऊपर डिस्कस किए गए उनको मिला करके बनाया जाता है, लेकिन मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड को एक्सक्लूड करके इसको शामिल नहीं किया जाता है। अब एक और छोटा सा टॉपिक रह जाता है, प्रोसीजर फॉलोड इन बैंक फॉर क्रिएशन ऑफ इक्विटेबल मॉर्गेज। मैंने कहा नहीं कि इक्विटेबल मॉर्गेज या मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड ही सबसे ज़्यादा हम यूज करते हैं। तो क्या प्रोसीजर होता है, पहला, टाइटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट इज टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन एडवोकेट that the property proposed to be mortgaged is free from all encumbrances and readily marketable, and in a search of the land record should be taken for at least 30 years prior to the date of certificate। ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप खुद भी ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, तो ये पॉइंट आपको वैसे भी ध्यान रखना चाहिए। देखिए, एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आप टाइटल का क्लियरेंस का सर्टिफिकेट आपको किसी वकील से लेना होता है। टाइटल क्लियरेंस मतलब कि हाँ, जो मालिक जो दावा कर रहा है उसी के पास मालिकाना हक है, इसको टाइटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट कहते हैं। ओके, ऑब्टेन फ्रॉम एन एडवोकेट, इसे एक वकील से लेना होता है कि जिससे ये पता चलता है कि किसी भी तरीके का इसमें अवैध कब्जा नहीं है। जब आप चाहें इसको बेच सकते हैं, रेडली मार्केटेबल है। और साथ ही साथ में जो लैंड का रिकॉर्ड है, इस ज़मीन का जो रिकॉर्ड है वो पिछले 30 साल का चेक किया जाना चाहिए। डेट ऑफ सर्टिफिकेट यानी कि टाइटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट से 30 साल पहले का रिकॉर्ड चेक करिए। एक्चुअली लैंड रिकॉर्ड में क्या होता है कि पिछले 30 वर्षों में कौन कौन इस पर मालिक रहा है वो पूरा डाटा आ जाता है, लैंड रिकॉर्ड मेंटेन अच्छा रहता है। ओके, तो ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी होती है। अगर आप खुद भी ज़मीन परचेज करना चाहते हैं, मकान परचेज करना चाहते हैं, तो डू इट, आपको करना चाहिए। किसी वकील को पकड़िए या आपके बैंक में भी वकील होंगे, उनसे टाइटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट लीजिए और पिछले 30 साल का जो है उसका लैंड रिकॉर्ड तहसील वगैरह में जाके चेक करवाया जा सकता है। देयर शैल बी अ डिपॉजिट ऑफ द ओरिजिनल टाइटल डीड इन नोटिफाइड टाउन पर्सनली बाय द ट्रू और लीगल ओनर ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी और हिज डली अथराइज्ड एजेंट। जो चीज़ आप डिपॉजिट करते हैं वो ओरिजिनल टाइटल डीड जमा होती, फोटोकॉपी वगैरह नहीं, सर्टिफाइड कॉपी नहीं, ओरिजिनल टाइटल डीड, ज़मीन के असली कागजात आपको डिपॉजिट करने पड़ेंगे। जो ट्रू ओनर है, लीगल ओनर है, उसके द्वारा जमा किया जाएगा नोटिफाइड टाउन में, जहाँ पर भी बताया गया हो उस टाउन में जाकर जमा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में या उसका एजेंट भी ले जा करके जमा कर सकता है। अ रिकॉर्ड ऑफ इक्विटेबल मॉर्गेज प्रॉपरली कॉल्ड एज मेमोरेंडम ऑफ एंट्री इज टू बी प्रिपेयर्ड बाय कंसर्न ब्रांच। तो इक्विटेबल मॉर्गेज का जो रिकॉर्ड आप तैयार करते हैं उसे मेमोरेंडम ऑफ एंट्री कहा जाता है। इसको कंसर्न ब्रांच द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। स्टैम्प ड्यूटी इज पेबल ऑन सेड मेमोरेंडम ऑफ एंट्री एज पर लोकल लॉज ऑफ द स्टेट एंड नो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड एक्सेप्ट इन फ्यू स्टेट वेयर रजिस्ट्रेशन इज मेड मैंडेटरी बाई स्टेट। देखिए, स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करनी होती है इस मेमोरेंडम ऑफ एंट्री के लिए एज पर लोकल लॉ,
जैसा भी स्टेट का रूल हो। जनरली ऐसे रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ राज्यों को छोड़ करके, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है वहाँ को छोड़ करके बाकी जगहों पर आपको इसको रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं है। क्या? टाइटल डीड को रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड टू फाइल इन द कोर्ट इफ़ रिक्वायर्ड फॉर रिकवरी ऑफ द बैंक ड्यूज। तो ये जो आपने बनाया मेमोरेंडम ऑफ एंट्री, ये एक तरीके का एविडेंस हो जाता है, प्रूफ हो जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है। अगर आपको बैंक के ड्यूज़ की रिकवरी करवानी है तो उस केस में इसको एविडेंस के तौर पर आप बैंक में कोर्ट में आप पेश कर सकते हैं। इन द केस ऑफ लिमिटेड कंपनीज, द कंपनी हैज़ टू पास अ रेजोल्यूशन अथराइजिंग द डायरेक्टर और ऑफिसर टू डिपॉजिट द डीड फॉर रेजिंग द लोन एंड आफ्टर मेमोरेंडम ऑफ एंट्री इज रिकॉर्डेड चार्ज इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ चार्ज या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। तो अगर मान लो कोई लिमिटेड कंपनी है और वो लोन लेना चाहती है तो उसको एक रेजोल्यूशन पास करके किसी डायरेक्टर या ऑफिसर को अथराइज करना पड़ेगा। फिर वो अथराइज पर्सन जो है डिपॉजिट डीड को डिपॉजिट करेगा, ले जा करके टाइटल डीड को लोन लेगा। उसके बाद में मेमोरेंडम ऑफ एंट्री जब रिकॉर्ड हो जाएगी तो उसको जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास में रजिस्टर भी करवाना पड़ता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो प्रोसीजर क्या फॉलो किया जाता है इक्विटेबल मॉर्गेज के केस में? पहला, टाइटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट ले लीजिए एडवोकेट से, किसी एक एडवोकेट से, जिससे ये पता चल जाए कि इसमें किसी तरीके का अवैध कब्जा नहीं है, जब चाहें हम बेच सकते हैं। और साथ ही साथ में जो लैंड रिकॉर्ड है उसको पिछले 30 साल का चेक करवाइए कि कौन कौन इसमें मालिक रहा है। ओके, उसके बाद में ओरिजिनल टाइटल डीड को, ओरिजिनल ज़मीन के कागजात जमा करने पड़ते हैं। जो व्यक्ति उस ज़मीन का ओनर है या उसका कोई अथराइज एजेंट भी जमा कर सकता है। इक्विटेबल मॉर्गेज के रिकॉर्ड के लिए हम मेमोरेंडम ऑफ एंट्री बनाते हैं, हर ब्रांच द्वारा इसे प्रिपेयर किया जाता है। इस पर स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है इस मेमोरेंडम ऑफ एंट्री के लिए, एज पर जो भी स्टेट का रूल हो। कोई रजिस्ट्रेशन की खास ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कुछ राज्यों में इसको रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होता है क्योंकि ऐसा स्टेट ने कर दिया है। उसके बाद में ये एविडेंस यानी मेमोरेंडम ऑफ एंट्री जो है आपका एविडेंस या रिकॉर्ड के तौर पर कोर्ट में पेश की जा सकती है अगर बैंक का पैसा नहीं वापस आता है। अगर कोई लिमिटेड कंपनी है उसको लोन लेना है तो उसको एक रेजोल्यूशन पास करके किसी डायरेक्टर या ऑफिसर को अथराइज करना होगा। वो कंपनी के बिहाफ पर टाइटल डीड को जमा करेगा और लोन लेगा। उसके बाद में मेमोरेंडम ऑफ एंट्री जब रिकॉर्ड हो जाएगी तो उसका चार्ज क्रिएट करवाएगा, रजिस्टर करवाएगा किसका? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास में। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गई काफ़ी सारी बातें हमारी जो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के तहत मॉर्गेज और मॉर्गेज के टाइप वगैरह के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, होप है आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।